नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत में चलिए सबसे पहले एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि आज। प्रेरणा स्थल से लेकर चैत्य भूमि तक कार्यक्रमों का आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत के निर्माण में बाबा साहेब के आदर्श बनेंगे प्रेरणा। सरकारी एक्शन के बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर इंडिगो के फ्लाइट संचालन में हल्का सुधार, लेकिन अब भी कई राज्यों में उड़ानें रद्द। हालात नियंत्रण के लिए रेलवे ने ट्रेनों में लगाए अतिरिक्त कोच। केरल में एसआईआर की तारीख में संशोधन। स्थानीय निकाय चुनाव के कारण अब 16 दिसंबर की जगह 23 दिसंबर को आएगा वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट। अग्निवीर वायु के रूप में भारतीय वायुसेना को मिले नए जवान। कर्नाटक के बेलगावी में इंटेक फरवरी 2025 की पासिंग आउट परेड। और विशाखापट्टनम में आज भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का निर्णायक मैच। विराट कोहली और रोहित शर्मा के बल्ले पर टिकी नजरें। देश आज संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को याद कर रहा है। आज उनके 70वें महापरिनिर्वाण दिवस पर संसद भवन परिसर में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। डॉक्टर अंबेडकर की पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर याद किया और एक्स पर लिखा कि डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को महापरिनिर्वाण दिवस पर सादर नमन। न्याय, समानता और संवैधानिक मूल्यों के प्रति उनकी दूरदर्शी नेतृत्व क्षमता और अटूट प्रतिबद्धता हमारे राष्ट्रीय मार्ग को निरंतर दिशा देती है। उन्होंने पीढ़ियों को मानव गरिमा को बनाए रखने और लोकतांत्रिक मूल्यों को सशक्त बनाने के लिए प्रेरित किया। विकसित भारत के निर्माण के लिए प्रयासरत हमारे मार्ग को उनके आदर्श यूं ही आलोकित करते रहें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर मुंबई में चैत्य भूमि में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पहुंचे। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित की और चैत्य भूमि, शिवाजी महाराज मैदान और अंबेडकर निवास राजगृह में भारी भीड़ को देखते हुए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। राज्य और देश भर से लाखों लोग दादर में चैत्य भूमि में पवित्र स्तूप पर पुष्प अर्पित करने के लिए एकत्रित हो रहे हैं। महापरिनिर्वाण दिवस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और नमन किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। और आपको बता दें कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के दौरे से पहले एक निजी समाचार चैनल को साक्षात्कार दिया था और इस दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की थी। उन्होंने कहा कि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और वक्त के साथ उसके बदलने की रफ्तार भी तेज होती जा रही है। साथ साथ ये भी बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ हमारे संबंध बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। ये ना सिर्फ हमारे द्विपक्षीय संबंधों के लिए अहम है, बल्कि हमारे पारस्परिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है।
о премьер-министре Моди. प्रधानमंत्री मोदी के बारे में? दरअसल दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और वक्त के साथ इसके बदलने की रफ्तार तेज होती जा रही है। ये बात सब जानते हैं। नए समीकरण और नए पावर सेंटर बन रहे हैं। इन समीकरणों पर प्रभाव डालने वाली शक्तियां भी समय के साथ बदल रही हैं। ऐसे हालात में दुनिया के महान देशों के बीच स्थिरता बेहद जरूरी है। ये बहुत जरूरी है और विश्व के लिए ये स्थिरता विकास की आधारशिला की तरह है, चाहे ये दो देशों के बीच का मामला हो या फिर पूरे विश्व से जुड़ा। इस सिलसिले में प्रधानमंत्री मोदी के साथ हमारे संबंध बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। ये न केवल हमारे द्विपक्षीय संबंधों के लिए अहम है, बल्कि हमारे पारस्परिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर हमारा आपसी सहयोग हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति की गारंटी है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य निर्धारित किए। सबसे पहले अपने समक्ष, फिर प्रशासन के लिए और अंततः राष्ट्र के लिए। प्रधानमंत्री मोदी सरकार और देश के सामने कई लक्ष्य रख चुके हैं। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट इस दिशा में एक बेहतरीन उदाहरण है। हम जब भी मिलते हैं वो हमेशा मुझसे कुछ न कुछ नया करने को लेकर बात करते हैं। उनकी सोच काम को लेकर बेहद व्यवहारिक है। और पुतिन ने अमेरिका के अतिरिक्त 25% टैरिफ पर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका का टैरिफ लगाने का तरीका सही नहीं है। हम दोनों के बीच सामयिक विषयों पर ही बातचीत हुई और इसे लेकर पहले से कोई तैयारी नहीं थी। हम दोनों बाहर निकले, सामने मुझे मेरी कार दिखाई दी तो मैंने उन्हें साथ चलने को कह दिया, वैसे ही जैसे दोस्तों के बीच होता है। इसमें इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं था। रास्ते में हम दोनों ने बस आम दोस्तों की तरह बात की। हमारे पास हमेशा बातचीत करने को कुछ न कुछ ज़रूर होता है। हम लोग बातचीत में इतना व्यस्त हो गए कि बाद में ख्याल आया कि लोग हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। इसमें ऐसा कुछ ख़ास नहीं था। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। तेरा ये बिजनेस एक मास्टर स्ट्रोक है यार, है ना? पर मुझे लोन कौन देगा यार? ओ गॉड, सचिन क्यों देगा मुझे लोन? अरे मैं नहीं, बैंक ऑफ बड़ौदा देगा तुम्हें MSME बॉब डिजी उद्यम के साथ 100% डिजिटल प्रोसेस, अप्रूवल इन मिनट्स। बैंक ऑफ बड़ौदा से MSME लोन लेना भी मास्टर स्ट्रोक है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। वक्त बदला है, तेवर नहीं, दो टूक कहने का है अंदाज वही। न फेक एजेंडा की बिसात, न झूठ का जाल, सिर्फ तथ्य, तर्क और तीखे सवाल। देखिए मेरे साथ दो टूक, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है। DD न्यूज देख रहे हैं आप। आपको बता दें, व्लादिमीर पुतिन ने SCO की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कार में बैठने के सवाल पर बताया कि हम दोनों बाहर निकले, सामने मुझे मेरी कार दिखाई दी तो मैंने उन्हें साथ चलने को कह दिया, वैसे ही जैसा कि दोस्तों के बीच होता है। इसमें इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं था। हम दोनों के बीच
सामयिक विषयों पर ही बातचीत हुई और इसे लेकर पहले से कोई तैयारी नहीं थी। हम दोनों बाहर निकले, सामने मुझे मेरी कार दिखाई दी तो मैंने उन्हें साथ चलने को कह दिया, वैसे ही जैसे दोस्तों के बीच होता है। इसमें इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं था। रास्ते में हम दोनों ने बस आम दोस्तों की तरह बात की। हमारे पास हमेशा बातचीत करने को कुछ न कुछ ज़रूर होता है। हम लोग बातचीत में इतना व्यस्त हो गए कि बाद में ख्याल आया कि लोग हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। इसमें ऐसा कुछ ख़ास नहीं था। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक निजी चैनल को दिए गए इंटरव्यू के दौरान उन्होंने भारत पर अमेरिका के भारी दबाव को चुनौती दी। पुतिन ने कहा, अमेरिका खुद हमसे फ्यूल खरीदता है और अगर वो ऐसा कर सकता है तो भारत के फ्यूल खरीदने पर उसे क्या दिक्कत? जहां तक भारत की ओर से रूस से ऊर्जा संसाधनों की खरीद की बात है तो मैं साफ कर दूं कि अमेरिका अब भी अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए हमसे परमाणु ऊर्जा की खरीद करता है। इनमें अमेरिका में चल रहे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए यूरेनियम भी शामिल है। तो अगर अमेरिका खुद अपनी ऊर्जा ज़रूरतें रूस के ज़रिए पूरी करता है तो फिर भारत की खरीद को लेकर उन्हें आपत्ति क्यों है? और आपको बता दें कि दिल्ली एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट ऑपरेशन अब धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा है और दिल्ली एयरपोर्ट ने एक एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि ये बताते हुए खुशी हो रही है कि इंडिगो फ्लाइट ऑपरेशन अब धीरे धीरे फिर से नॉर्मलसी की ओर जा रहा है। कृपया घर से निकलने से पहले अपनी बुकिंग और फ्लाइट का स्टेटस चेक कर लें। तो इंडिगो फ्लाइट ऑपरेशन अब धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। इंडिगो एयरलाइंस ने इस संकट पर यात्रियों से माफी मांगी है, लेकिन ये माफी फिलहाल काफी नहीं लग रही है। बीती रात दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्री बहुत परेशान रहे। देश भर में इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट्स में देरी और रद्द होने की वजह से देश भर में बड़ी संख्या में यात्रियों को परेशानी हो रही है। मुंबई, इंदौर, जयपुर समेत कई जगहों पर उड़ानें रद्द होने की वजह से यात्रियों को एयरपोर्ट पर घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। नागर विमानन मंत्री की इंडिगो के कारण पैदा हुए संकट पर लगातार नजर बनी हुई है, लेकिन भारतीय रेलवे भी अब एक्टिव हो चुका है। यात्रियों की सहूलत और यात्रा के लिए सीट उपलब्ध कराने के लिए रेलवे ने 37 ट्रेन में 116 अतिरिक्त कोच लगाए हैं। ये सुविधा आज से शुरू हो रही है। इसके तहत दक्षिण रेलवे ने 18 ट्रेनों में सबसे अधिक अतिरिक्त कोच जोड़े हैं, जबकि उत्तरी रेलवे ने 8 ट्रेन में AC 3 टियर कोच और चेयर कार को जोड़े हैं। इसके अलावा पश्चिमी, पूर्वी तट, पूर्वोत्तर, सीमांत रेल जोन की ट्रेनों में भी कोच बढ़ाए गए हैं। इसके अलावा वंदे भारत स्पेशल और नई दिल्ली मुंबई सेंट्रल सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन भी शुरू की जा रही है। भारतीय चुनाव आयोग ने केरल में विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर बड़ा फैसला लिया है। दरअसल केरल में वोटर लिस्ट रिवीजन की तारीख बढ़ा दी गई है। अब केरल की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 23 दिसंबर को जारी की जाएगी, जबकि पहले ये 16 दिसंबर को जारी होनी थी। वहीं फाइनल वोटर लिस्ट अब 21 फरवरी 2026 को प्रकाशित होगी, जबकि पहले इसे 14 फरवरी को प्रकाशित किया जाना था। आपको बता दें कि केरल SIR की तारीख में संशोधन स्थानीय निकाय चुनाव के कारण किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की अनुमति मिलने के बाद ही चुनाव आयोग ने तारीख एक हफ्ता आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। केरल में 9 और 11 दिसंबर को 2 चरणों में स्थानीय निकाय चुनाव होंगे। और विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तहत छत्तीसगढ़ में अब तक 2,08,36,000 से अधिक नामांकन फॉर्म डिजिटाइज किए जा चुके हैं। राज्य के लगभग सभी पंजीकृत मतदाताओं को नामांकन फॉर्म दिए गए हैं। भौगोलिक दृष्टि से चुनौतीपूर्ण बस्तर मंडल में मतदाताओं तक पहुंचने के लिए बूथ स्तर अधिकारी हर संभव प्रयास कर रहे हैं। बीजापुर के उप जिला निर्वाचन अधिकारी NR गविल ने जानकारी दी है कि इंद्रावती नदी के पार और घने जंगलों से घिरे क्षेत्रों में पहुंचने के लिए BLO टीमों को नाव और स्टीमर भी दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी यशवंत कुमार ने ये घोषणा की है कि SIR के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले बूथ स्तर अधिकारियों को सम्मानित भी किया जाएगा।
भारतीय वायुसेना के लिए आज एक महत्वपूर्ण दिन है। कर्नाटक के बेलगावी में अग्निवीर वायु के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें अग्निवीर वायु इंटेक फरवरी 2025 की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। ये कार्यक्रम एयरमैन ट्रेनिंग स्कूल में किया गया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अग्निवीर वायु को सम्मानित भी किया गया। परेड को देखने के लिए काफी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी। इस परेड से युवा भारतीय वायुसेना से जुड़ने के लिए प्रेरित होंगे। तो बेलगावी में हुई अग्निवीर वायु इंटेक फरवरी 2025 की पासिंग आउट परेड। एयरमैन ट्रेनिंग स्कूल में इसका आयोजन किया गया। भारतीय वायुसेना के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण। कर्नाटक के बेलगावी में अग्निवीर वायु के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें अग्निवीर वायु इंटेक फरवरी 2025 की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। ये कार्यक्रम एयरमैन ट्रेनिंग स्कूल में किया गया। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के हरदोई में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि ऊंची ऊंची लपटों ने पूरी फैक्ट्री को अपने चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल कर्मचारियों द्वारा आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। घटना कोतवाली देहात क्षेत्र के रामनगर स्थित यूनिट की है। और अब बात करेंगे काशी तमिल संगमम की। काशी तमिल संगमम 4.0 वो उत्सव जहां दो प्राचीन संस्कृतियां एक दूसरे का हाथ थामे खड़ी हैं। इसी कड़ी में तमिलनाडु से आए हिंदी जानने वाले 50 शिक्षक अब काशी के स्कूलों में बच्चों को तमिल भाषा सिखा रहे हैं और इस पहल ने विद्यार्थियों के मन में नया उत्साह भर दिया है। वाराणसी का सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल। कक्षा में बैठे ये बच्चे सिर्फ एक भाषा ही नहीं बल्कि एक नई संस्कृति को आत्मसात कर रहे हैं। हर अक्षर, हर उच्चारण मानो दो राज्यों के बीच दिलों का नया पुल बन रहा हो। तमिल शब्दों को समझते हुए इनके चेहरे पर जो चमक है वही इस संगम का असली अर्थ है। शिक्षक भी बच्चों के जोश और जिज्ञासा से अभिभूत हैं। भाषा की दीवारें गिर रही हैं और सीखने का ये सफर केवल किताबों तक सीमित नहीं बल्कि एकता और अपनत्व की भावना को गहरी कर रहा है। ये काशी का मौका मोदी जी के वजह से ही हमको मिला है। सो सर को भी, मोदी जी को भी हमारा धन्यवाद है। और ये क्लासिक तमिल संगमम, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिक तमिल, उधर से ही हम तमिल करकलाम की ओर से हम इधर आए सर। यहाँ पर खाना वाना सब कुछ अच्छी तरह मिलता है और गाड़ी से यहाँ पर छोड़ते हैं और लेकर जाते हैं और बहुत रेस्पेक्ट के साथ यहाँ पर सब कुछ हो रहे हैं सर। बच्चे कहते हैं कि तमिल भाषा समझ आने से संवाद आसान हो जाएगा। नए शब्द, नई ध्वनियाँ उनकी दुनिया को और जिज्ञासु बना रही हैं। उन्हें लगता है कि भाषा सिर्फ बोलने का माध्यम नहीं बल्कि दिलों को जोड़ने का सबसे सुंदर तरीका है। बहुत अच्छा लग रहा है तमिल सीख कर। तमिल एक अच्छा लैंग्वेज भी है। हम इजीली कनेक्ट भी हो जाएंगे दूसरे स्टेट से। अदर लैंग्वेज जानेंगे तो हमारे मल्टी लैंग्वेज का भी नॉलेज होगा हमको। हम जहाँ पे इजीली जाकर दूसरे स्टेट्स के लोगों से हम बात भी कर सकते हैं वहाँ पे। और ये है कि हम काशी विश्वनाथ विजिट करते हैं मॉर्निंग में डेली, तो वहाँ पे हम देखते हैं बहुत सारे लोग आते हैं तमिलनाडु से दर्शन करने के लिए। तो हम लोग उनसे बात करने में कुछ प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन हम ये लैंग्वेज सीख लेंगे तो उनसे हम इजीली बात भी कर सकते हैं। ये भी है। इस बार काशी तमिल संगमम
4.0 की थीम है तमिल करकलाम, यानी आओ तमिल सीखें। ये 50 शिक्षक 15 दिन तक तकरीबन 1500 बच्चों को तमिल भाषा पढ़ाएंगे। काशी और तमिलनाडु, दो सभ्यताएं, दो विरासतें और इन बच्चों की मुस्कुराहट बताती हैं कि ये संगम आने वाली पीढ़ियों में संस्कृतियों की नई रोशनी जगाने वाली है। सेंट्रल हिंदू बॉयज वाराणसी के ये बच्चे जो हैं ये तमिल के बेसिक्स जो लैंग्वेज है उसको सीख रहे हैं और निश्चित तौर पर कोशिश ये है कि इन लोगों का रुझान तमिल सीखने की तरफ हो और काशी और तमिल के बीच का जो संगम है वो और ज्यादा प्रगाढ़ हो। उसकी शुरुआत इन नौनिहालों से हो रही है। कैमरामैन सदीप के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज, वाराणसी। काशी तमिल संगमम 4.0 के अंतर्गत आए छात्रों का प्रथम समूह काशी में ट्रेड फैसिलिटी सेंटर पहुंचा। वहां पर उन्होंने वस्त्रों की बुनाई से लेकर म्यूजियम में रखी गई कलात्मक प्रदर्शनी का अवलोकन किया। फैसिलिटी सेंटर में रखी गई डिजाइन और कला को देखकर छात्र बेहद प्रभावित हुए। छात्रों ने उत्तर प्रदेश की काफी सराहना की। उनका कहना था कि तमिल संगमम ने उनको एक खास अनुभव दिया है। काशी, अयोध्या और प्रयागराज के भ्रमण ने उनको काफ़ी प्रभावित किया है। इस मौके पर छात्र छात्राओं के दल ने अपने यहाँ की लोक कलाओं का भी लुत्फ उठाया। काशी तमिल संगम से यहाँ काशी आया, ये जगह बहुत अच्छा, हमें बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ कारपेट्स देखा और ये क्राफ्टिंग स्किल्स बहुत हमें यहाँ सिखाया। बहुत अच्छा है यहाँ ये जगह। और अब बात करते हैं खेल की। जी हाँ, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 वनडे की सीरीज का अंतिम और निर्णायक मुकाबला आज विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा से एक बार फिर अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। भारत तीसरे और अंतिम वनडे में जीत हासिल करके सीरीज अपने नाम करने की कोशिश करेगा। फिलहाल सीरीज 1-1 से बराबर है। शनिवार को विशाखापत्तनम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का निर्णायक मुकाबला खेला जाएगा। रांची वनडे में करीबी जीत हासिल करने के बाद भारतीय टीम को रायपुर में करारी हार मिली थी। 359 रन के विशाल लक्ष्य को दक्षिण अफ्रीका ने 4 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया था। इन दोनों मैच में भारतीय टीम का गेंदबाजी आक्रमण कमजोर साबित हुआ। दक्षिण अफ्रीका टेस्ट सीरीज जीतने के बाद वनडे सीरीज में भी भारत को कड़ी टक्कर दे रही है। ऐसे में भारतीय टीम को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की जरूरत है। विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों अनुभवी खिलाड़ी हैं और ऐसे दबाव वाले निर्णायक मैच में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। विराट कोहली ने अपनी पिछली 3 पारियों में 2 शतक और 1 अर्धशतक लगाया है, जबकि रोहित ने अपनी पिछली 4 पारियों में 1 शतक और 2 अर्धशतक लगाए हैं। दक्षिण अफ्रीका सीरीज जीतने के लिए इस मुकाबले में करो या मरो की सोच के साथ उतरेगी, लेकिन वो तेज गेंदबाज बर्गर और बल्लेबाज टोनी डी जॉर्जी की फिटनेस को लेकर चिंतित है। ये देखना होगा कि ये दोनों खिलाड़ी इस मैच के लिए पूरी तरह फिट हो पाते हैं या नहीं। विशाखापत्तनम के ACA VDCA स्टेडियम की पिच की बात करें तो ये बल्लेबाजों के अनुकूल होती है। भारत का यहाँ शानदार रिकॉर्ड रहा है। भारत ने यहाँ 2005 से 10 एक दिवसीय मैचों में से 7 में जीत हासिल की है, लेकिन यहाँ खेले गए पिछले मैच में उसे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। इस सीरीज में ओस के कारण टॉस की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो गई है। भारतीय टीम वनडे में पिछले 20 मैच से टॉस नहीं जीत पाई है, जिसका खामियाजा उसे रायपुर में दूसरे वनडे में हार के साथ भुगतना पड़ा। अब देखना होगा कि विशाखापत्तनम में भारतीय टीम टॉस हारने का सिलसिला तोड़ पाती है या नहीं और ओस का फायदा दोनों में से किस टीम को मिलता है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और भारत ने पुरुषों के जूनियर हॉकी विश्व कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। कल चेन्नई में खेले गए क्वार्टर फाइनल में भारतीय टीम ने बेल्जियम को मात दी। निर्धारित समय तक स्कोर 2-2 से बराबर रहने के बाद मैच का फैसला पेनाल्टी शूटआउट में हुआ, जहां भारत ने 4-3 से बाजी मारी। अब सेमीफाइनल में भारत का सामना 7 बार की चैंपियन जर्मनी से होगा।
2026 के फुटबॉल विश्व कप के ड्रॉ की घोषणा हो गई है। विश्व कप के पहले मैच में सह मेजबान मैक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। इसके बाद दक्षिण कोरिया का सामना प्लेऑफ के विजेता से होगा। दक्षिण अफ्रीका की टीम 2010 के बाद पहली बार विश्व कप में खेलती नजर आएगी। सह मेजबान अमेरिका की टीम अपने पहले मैच में पैराग्वे से भिड़ेगी। वहीं एक अन्य मेजबान कनाडा का सामना अपने पहले मैच में प्लेऑफ के विजेता से होगा। मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना के ग्रुप में अल्जीरिया, ऑस्ट्रिया और जॉर्डन हैं, तो वहीं ब्राजील के ग्रुप में मोरक्को, हैती और स्कॉटलैंड है। फ्रांस की टीम पहले मैच में सेनेगल से भिड़ेगी, तो वहीं इंग्लैंड क्रोएशिया के खिलाफ अभियान की शुरुआत करेगी। 48 टीमों के बीच होने वाले विश्व कप का फाइनल 19 जुलाई को न्यू जर्सी में खेला जाएगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।